हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई सैंपल पेपर 4 के क्वेश्चन से 11 to 20 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन कहता है कंसीडर ए गैस ऑफ ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स 3 एटम है, ए बी 1 2 3 3 मॉलिक्यूल्स हैं। द मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी ट्रायंगुलर एंड मेड ऑफ massless rigid rods whose vertices are occupied by atoms। ये rigid rod जो है माने कि ये बॉन्ड है, पक्का कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर उधर घूमेगा नहीं, बॉन्ड जस्ट रिजिड है। तो उसका कहने का मतलब है कि जब तक टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जो है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ द गैस एट टेम्परेचर टी कितना होगा। उसने बोला कि ये रिजिड रॉड है, मतलब वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना होगा। इंटरनल एनर्जी कितना होता है किसी भी सिस्टम का, जो गैस सिस्टम है उसका इंटरनल एनर्जी होता है। यदि हम इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखें तो वो कहता है कि फॉर ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव हाफ केवीटी, और ये है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का। यदि हमारे पास n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f डिग्री फ्रीडम देखते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास यदि n मोल ऑफ गैस है तो कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा n मोल ऑफ गैस में n टाइम्स एवोगाड्रो नंबर। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया टोटल एनर्जी। यहां पर हमने यूज किया इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन थ्योरम का यूज किया। नाम है इक्विपार्टीशन, जितना भी उसके पास एनर्जी है उसको इक्वली पार्टीशन कर देगा, डिवाइड कर देगा, लेकिन सब मॉलिक्यूल को इक्वली दे देगा, प्रोवाइडेड एक मॉलिक्यूल जो है यदि 1 से ज्यादा डिग्री में मोशन कर रहा है तो उसको उसी हिसाब से मिलेगा। 1 डिग्री में मोशन कर रहा है तो एक हाफ केवीटी मिलेगा, 1 से। यदि f डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसको f से मल्टीप्लाई कर देगा। कोई x एक्सिस में, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों तरफ मोशन कर रहा है तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ उसका, तो उसको हर एक मॉलिक्यूल के लिए 3 टाइम्स हाफ केवीटी मिलेगा। तो एक मॉलिक्यूल का हुआ। और हमारे पास कितना है, कितना मॉलिक्यूल है। एक कहीं भी गैस लेंगे किसी भी कंटेनर में तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं, बहुत सारे रहेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास n मोल ऑफ गैस है, तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर गैस होते हैं, तो n मोल में n टाइम्स एवोगाड्रो नंबर है। अब इसी को हम यदि सजा के लिखें एक kb टाइम्स na, इसको ये होता है मोलर गैस कांस्टेंट r। यहाँ पर टेम्परेचर हो गया और इधर हो गया इसके अलावा f और n। और अब यहां पर हमें क्या पता करना है, जस्ट f पता करना है। यदि f हमें पता हो गया, यहां पर इसने भी कहा कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो है सो 1 है, ये मोल 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट में 1 रख देंगे। लेकिन यहां पर हम जो भी रखने जा रहे हैं f/2 nRT, ये है इंटरनल एनर्जी। f है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और n है नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें केवल ये पता करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये जो ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स है, जो ट्रायंगुलर है, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल कोई जरूरी नहीं कि ट्रायंगुलर रहेगा। जैसे कि हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये लीनियर है, ये भी ट्राई एटमिक है लेकिन लीनियर है। लेकिन वाटर देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाटर, ये ट्रायंगुलर है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है तो ट्रायंगुलर ही होगा, वो लीनियर भी हो सकता है। तो यहां पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, यहां पर इस केस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जिसको मैप से डिनोट कर रहे हैं, वो है 3 ट्रांसलेशनल। ये पूरे के पूरे x एक्सिस में चल सकता है,
या वाई की एक्सिस में चल सकता है या जेड एक्सिस में चल सकता है। तो ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास। उसके बाद में ये रोटेट कर सकता है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कैसे, मान लीजिए ये एक्स हमारा है, ये हमारा वाई है और ये जेड ऐसे हमने बनाया, उसको कंफ्यूज करेगा ये इससे इतना सारा। ये एक्स है और ये वाई है, ये हमारे स्क्रीन के प्लेन में है। और जेड जो है सो कैसे बनाऊं मैं, ऐसे बना देता हूँ, ये जेड ऊपर में है, मैं इसके प्लेन के ऊपर में, ये जेड है। एक्स की तरफ कर ले अपना फिंगर रखिए चारों, वाई की तरफ कर लीजिए, जेड के डायरेक्शन में आपको मिलेगा ये जेड एक्सिस, फिंगर थंब बताएगा जेड एक्सिस। एनीवे, अब ये जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये वाला इधर घूमेगा, ये दोनों शांति से रहेगा, इधर घूमेगा। या फिर ये वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है ऐसे घूम के, या फिर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, प्लेन में रोटेट कर सकता है। तो 3 तो इसके पास रोटेशनल हुआ। वाइब्रेशनल, यहां पर वाइब्रेशनल इस तरह का वाइब्रेशन तो नहीं कर सकता क्योंकि वो रिजिड है। तो दूसरा वाइब्रेशन, और इसके पास है क्या, वाइब्रेशन है नहीं, 0। यूजुअली ट्रायंगुलर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो रूम टेम्परेचर पर नहीं करते। यहाँ पर उसने कुछ बोला नहीं रूम टेम्परेचर, हाँ, लेकिन उसने ये बोल दिया मासलेस रिजिड रॉड्स है, मतलब वाइब्रेशन भूल जाइए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 6। यहाँ पर 6 रखिए, 6/2 nRT, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, तो 3 नंबर ऑफ मोल्स 1 RT, 3RT कहाँ है, 3RT, ये 3RT ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। यह है मोनो एटॉमिक गैस, तीन ठो कॉलम बनाते हैं, 1 2 3। ये है ट्रांसलेशनल, ये है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक, एक एटम है केवल, डायटॉमिक ये हमेशा लीनियर होगा, डायटॉमिक है तो लीनियर होना ही है। अब ट्राइएटॉमिक जो है वो लीनियर भी हो सकता है और लीनियर नहीं भी हो सकता है। ट्राइएटॉमिक लीनियर पहले केस में लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, और उसके बाद पॉलीएटॉमिक, 3 से ज्यादा, ये भी केस हो सकता है लीनियर, जैसे हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं, या पॉलीएटॉमिक इन नॉन लीनियर। मोनोएटॉमिक ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशन तो होगा नहीं। आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं रोटेट कर सकता, ये इस तरह से स्पिन करेगा, ये इधर से स्पिन कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए ½ I ओमेगा कुछ है, लेकिन आई जी 0 है इसका। ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ये R बहुत कम है, मास भी बहुत कम है, इसलिए आई 0 है, और इसलिए काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसलिए इसको कहते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। वाइब्रेशन भी क्या करे, अकेले कोई वाइब्रेट करता है कि वाइब्रेशन के लिए कम से कम 2 चाहिए तभी तो वाइब्रेट होंगे ना। जैसे स्प्रिंग है, ये वाइब्रेट करता है क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स्ड है, इस वजह से वाइब्रेट करता है। अब अकेला स्प्रिंग को रख देंगे ऐसे तो क्या वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। एक और चाहिए, 2 ठो स्प्रिंग रहेगा, एक स्प्रिंग और 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे तब वाइब्रेट कर सकते हैं, तो वाइब्रेशन भी गायब है। डायटॉमिक अब 2 ठो है इस तरह से, तो इसके पास भी 3 ठो ट्रांसलेशनल होगा, एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है। रोटेशनल
ये रोटेट कर सकता है, जैसे पहले तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, इस प्लेन में ही वो रोटेट करेगा। दूसरा, ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, जैसे आप सोच लीजिए आपका टेबल पर जो है एक डायटोमिक मॉलिक्यूल रखा हुआ है और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपसे दूर जाता हुआ आपका प्लेन में है, टेबल के प्लेन में, तो उस वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ऐसे घूमेगा। और जेड में इस एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर ही नहीं सकता, कर सकता है इसके वजह से घूमेगा, ये जो है इस तरह से घूमेगा ऐसे, लेकिन ये बहुत छोटा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो गया, जैसे पहले वाला था वैसे ही, तो वो काउंट नहीं होगा। 2 ठो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और 1 ठो वाइब्रेशन होगा, जस्ट ये इधर जाएगा इधर जाएगा। स्प्रिंग वाला वाइब्रेशन जो है 1 ठो है। यदि ट्राइएटमिक हम लें तो 3 ठो तो ट्रांसलेशनल होगा, 2 ठो रोटेशनल होगा। ट्राइएटमिक है, अभी हमने देखा था 3 ठो रोटेशनल, क्योंकि एक्स वाई जी तीनों में चल सकता था। इस केस में ट्राइएटमिक ले लेते हैं, लेकिन वो लीनियर है, लीनियर तो हमेशा का हमेशा 2 ही रोटेशनल दे सकता है, 1 2 3 ऐसे है। तो ये रोटेट कर सकता है वाई एक्सिस के अबाउट या जेड एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर नहीं सकता, इसलिए 2 ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और इसके 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ट्राइएट में यदि नॉन लीनियर है तो 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और 3 ठो इसके वाइब्रेशनल होंगे। पॉलीएटॉमिक है, ट्रांसलेशनल 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 3 ही डायरेक्शन में कोई ट्रांसलेट कर सकता है एक्स वाई जी। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पर ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये यदि लीनियर हो गया तो लीनियर तो 2 ही, एक डायरेक्शन तो कंस्टेंट हो गया है, उसमें तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट ही नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो है लीनियर है तो वाइब्रेशनल ये है 3n-5 और ये है 3n-6। नॉन लीनियर है तो 3n-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल, और लीनियर है तो 3n-5। इसी से देख लीजिए ये फॉर्मूला आ रहा है। डायटोमिक है, 3 दूनी 6 में से 5 चला गया 1, हाँ लीनियर वाला। फिर यहाँ पर ट्राइएटमिक है 3 है, n = 3 है तो 3 3 9 में से 5 गया 4। नॉन लीनियर है तो ये फॉर्मूला लगेगा, 3 3 9 में से 6 गया तो 3। और यहाँ पर 3 ट्रांसलेशनल तो 3 ही होना है, ये नॉन लीनियर है तो 3 रोटेशनल हो जाएगा, IX IY IZ। मैक्सिमम 3 ट्रांसलेशनल, मैक्सिमम 3 रोटेशनल। वो यदि लीनियर हो गया तो एक डायरेक्शन में रोटेट कर नहीं सकता, IX 0 हो गया तो 2 ही रह जाते हैं। तो ये है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? यहां पर थोड़ा सा हम ये भी बता देते हैं कि U जैसे आपने निकाला भी F/2 nRT, यहां सब CV निकाल सकते हैं। CV होता है 1/n du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1/n यहां से आ गया, T से डिफ्रेंशिएट करना है तो F/2 nR, n चला गया F/2R। F/2R होता है CV और CP होता है CV + R। CP और CV में डिफरेंस है R का। यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं वो मोलर हीट कैपेसिटी की बातें कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं। तो ये CV का वैल्यू है F/2R + R, तो ये हो गया F+2 R/2। और यदि गामा का वैल्यू निकालना हो तो CP/CV होता है, राइट। CP यहाँ से देख लीजिए, वैल्यू रखिए F+2/R, ये गामा का वैल्यू है। तो यदि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम बात करें तो गामा वहां कितना होता है, मोनोएटॉमिक में 3 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 2 5/3 1.67। डायटोमिक का बात करें
तो गामा होता है डायटोमिक में कितना होगा, डायटोमिक में 3 और 2 5 होते हैं, तो 5 + 2 7 / 5 1.4। ट्राइएटमिक की बात करें, वो डिपेंड करता है कैसा है ट्राइएटमिक, लीनियर है नॉन लीनियर है, उस हिसाब से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस undergoes a cyclic process ABCA, यहाँ से स्टार्ट किया, वो हम घाम के फिर वापस आ गया। द प्रोसेस BC इज एडियाबेटिक, ये BC जो है वो एडियाबेटिक है, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट एक्सचेंज 0 है। द टेम्परेचर एट A, B एंड C आर 400 केल्विन, A पर कितना है 400 केल्विन, B पर 800 केल्विन और C पर 600 केल्विन है रेस्पेक्टिव। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट मेथड हमें ये बता रहे हैं बिना किसी कैलकुलेशन का सीधे इसको बना सकते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, 4 हुकुम में पूछ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। अभी हमने देखा कि एनर्जी कितना होता है NCVT, अभी निकाला था हमने, थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेते हैं। U = F/2 nRT, U = यहाँ से इसको फिर हम कैलकुलेट कर देते हैं, इसको हटा के F/2 nRT था, और CV यदि हम निकालने चले तो 1/n du/dt था एट कॉन्स्टेंट भी, n चला गया तो आया F/2 RT। इस F/2 RT को यदि हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें F/2 RT, तो U कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ CV। तो आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, सभी एक ही बात है। कहने का ये मतलब है कि U जो है सो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो कितना होगा, सम कांस्टेंट F/2 nR/ΔT। अब यहां पर देखते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन डिफरेंट प्रोसेसेस कितना है। तो देखिए पहले बोला है इन प्रोसेस साइकिल, इन होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 जूल, होल साइक्लिक प्रोसेस मतलब यहां से स्टार्ट किया A to B गया, B to C गया, C to A गया, ये टोटल में कोई भी कांस्टेंट यहां से, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 0 ना, यहीं से स्टार्ट किया यहीं वापस आ गया तो 0 हो गया, तो इसको 0 आना चाहिए, इसने कह दिया 250, ये गलत हो गई। नेक्स्ट CA प्रोसेस में 700 R है, CA किधर से CA में देखिए जो चेंज है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर घट रहा है, और इसका एनर्जी जो इसने दिया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो प्लस दिया है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है सो नेगेटिव है, मतलब एनर्जी भी नेगेटिव होगा, चेंज इन एनर्जी भी नेगेटिव होगा, तो ये वैसे भी गलत हो गया। थर्ड AB में यहाँ एनर्जी नेगेटिव दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव दिया है, जबकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए था, ये वैसे भी गलत हो गया। लास्ट वाला BC में जो है सो इसने कितना दिया, नेगेटिव दिया, तो ये संभव है, राइट, ये संभव है, ये सभी तो गया तो यही संभव होगा। फिर भी देख लेते हैं कैलकुलेट करके। BC जो है सो पहले तो नेगेटिव है, ये 800 से 600 गया, मैंने चेंज इन टेम्परेचर, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक आइडियल गैस है, तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा NCV/ΔT, और N दिया है 1 मोल है, N तो 1 हो गया, CV कितना आएगा, डायटोमिक के लिए CV कितना आएगा, यहाँ से देख लेते हैं। CV जो था हमारा F/2 RT था, T नहीं था, F/2 R। तो F कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए, मोनोटोमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5/2 R, ये CV की वैल्यू हुआ, और चेंज इन टेम्परेचर
600 माइनस 800 200, वो भी माइनस में, माइनस 500R, इतना जूल। सही है। तो इसको ज़्यादा बगैर ज़्यादा कुछ केवल लास्ट में कैलकुलेशन किए, वरना बिना कोई कैलकुलेशन के ही इसको हम बना सकते हैं। इसको बनाने की ज़रूरत क्या है, आप इसी मेथड को यूज कर करके बार बार बना सकते हैं। सभी प्रोसेस में देख सकते हैं कि ये डेली कितना है। जैसे आप यदि देखना चाहते हैं फर्स्ट में कि कितना चेंज है, ये होल प्रोसेस है वो तो 0 है। 2 में देखते तो डेली किसमें, CA प्रोसेस में, NCV, N तो 1 मोल है, यहाँ से ही फार्मूला यूज करते हैं, CV डेल्टा T, CV है 5/2R और डेल्टा T कितना है, प्रोसेस है CA ये 400 माइनस 600, 400 माइनस 600 तो माइनस 500R होता है। इसने बोला 700R। थर्ड में देखना हो तो यहाँ भी देख सकते हैं, ये प्रोसेस है, ये भी 5/2R, ये CV का वैल्यू है, और AB चेंज इन टेम्परेचर 800 माइनस 400, 200 100 500R होता है। तो हमने सबका कैलकुलेट करके भी देख लिया और बिना कैलकुलेट किए हुए भी आंसर ले आए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A given ray of light suffers minimum deviation in an equilateral prism P, इसमें additional prism Q and R of identical shapes, exactly same, यहाँ पे इसको उल्टा करके रखा है, of the same material as P, material भी same है, are now added as shown in the figure. The ray will suffer greater deviation, no deviation, same deviation as before, or total internal reflection. देखिए इसमें जो है सो कुछ डेविएशन है, इसमें भी डेविएशन है, सेम डेविएशन, लेकिन अब डायरेक्शन उल्टा है। इसको देखिए उल्टा करके रख दिया तो माइनस डेल्टा, इसमें वही सेम डेविएशन डेल्टा। जो टोटल डेविएशन है वो हो जाएगा डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, ये दोनों चला गया डेल्टा। तो ये जो है कितना आएगा, सेम डेविएशन एज बिफोर, पहले एक तो अकेला प्रिज्म हो या 3 तो प्रिज्म हो, यहाँ पर जो डेविएशन आता है वो था डेल्टा, अब भी डेविएशन आ रहा है वो डेल्टा है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि इसको देखिए जरा, इसको देखिए, ये दोनों का म्यू जी सेम है, मतलब ग्लास स्लैब हो गया ना, ये पैरेललोग्राम हो गया, ग्लास स्लैब हो गया। और किसी भी ग्लास स्लैब से यदि रे को आप यहाँ भेजिए तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, डेविएशन 0 डिग्री रहता है, थोड़ा शिफ्ट होता है लेकिन जो डेविएशन है वो 0 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं हुआ, तो ये यूजुअली जो है सो आपको ये बिहेव कर रहा है जस्ट एक प्रिज्म की तरह, एक प्रिज्म और उसके पहले स्लैब रख दिया, ऑब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा नजदीक ला देगा बिकॉज ऑफ स्लैब, लेकिन ये तो पैरेलल हो गया ना, मीन्स यहाँ कोई डेविएशन नहीं आया। ये प्रिज्म है, प्रिज्म का काम होता है स्प्लिटिंग ऑफ कलर, डिस्पर्सन, और वो डिपेंड करता है उसका डेविएशन पर ही, जो उसका बिहेवियर बनाता है ना स्पेक्ट्रम, वो उसका मेन काम है, और वो डिपेंड करता है डेविएशन पर, और डेविएशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप समझ सकते हो इसे कि यदि हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें इधर, तो ये फिर एक प्रिज्म है, और ये जो यहाँ पर दिखा रहा है वो एक बड़ा प्रिज्म का एक पार्ट है केवल, तो ये बड़ा सा एक प्रिज्म है, यहाँ पर गायब कर दिया है केवल। यदि यहाँ भी मटेरियल डाल देते तो ये वाला डाल देते तो ये बड़ा सा प्रिज्म हो जाता है, क्योंकि मटेरियल हर जगह सेम है, तो जो डेविएशन आना है वो एक प्रिज्म से जो डेविएशन आता है वही आएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर जिसका म्यू दिया हुआ 1.33 अप टू हाइट ऑफ 33.25 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर एबव द वाटर लेवल, यहाँ तक वाटर लेवल है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर तक के ऊपर में एक कनकेव मिरर जो है सो रखा हुआ है।
एंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम, ये बॉटम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है बॉटम पर, इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल। ये जो वाटर लेवल है यहाँ से 25 सेंटीमीटर, ये वाला जो है दिखा रहा है 25 सेंटीमीटर नीचे, ये है इमेज बन रहा है आई सी इमेज। इस ऑब्जेक्ट का इमेज फाइनली यहाँ पर बन रहा है आई पर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, इसका फोकल लेंथ बताना है। तो सबसे पहले ये मिरर जो है देखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है इसको देखेगा, तो क्या देखेगा, कहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है सो इधर से जाएगा लाइट, और थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा मैंने बना दिया, ये इधर से जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है इधर, और उसे लग रहा है कि ये यहां से आ रहा है। इधर से लाइट जा रहा है, उसे यहां से नहीं लगता है यहां से आ रहा है, कुछ ऊपर से आ रहा है। ये तो होता ही है ना कि कोई भी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यदि मटेरियल रखते हैं तो चीज़ें मुझे उथला लगता है। पानी में जो चीज़ें रखी हुई है नीचे, वो थोड़ा लगता है ऊपर है, उतना ऊपर नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा नीचे रहता है। ग्लास का स्लैब यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा कम डिस्टेंस पर नजर आएगा, यहाँ लगेगा यहाँ पर है, थोड़ा सा शिफ्ट होता है। और ये शिफ्ट कितना होता है, ये होता है 1-1/μ t, या फिर ये डिस्टेंस को हम कहते हैं सीधे आप कह सकते हो कि जो डिस्टेंस है ये टोटल t, तो ये कितना दूरी में नजर आएगा। इसको थोड़ा सा, ये ग्लास है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है नजर आएगा यहाँ से, और ये डिस्टेंस कितना है, यदि ये टोटल t है तो t/μ, कम हो जाना है ना, म्यू जो है सो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो इस t को यदि म्यू से डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो है यही t/μ है। और ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट आप निकाले t - t/μ वही है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर O वाला जो है सो दिखेगा उसे O प्राइम से आता हुआ। ये जो मिरर है उसे लगेगा कि O प्राइम पर, अब इसको P कह देते हैं यहाँ से। तो ये PO प्राइम कितना हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U PO प्राइम, ये कितना हुआ, ये हुआ यहां से यहां तक एयर में, वो तो 15 दिया है, प्लस यहां से यहां तक, ये इसका नाम कुछ दे दे, C नहीं Q देते हैं, QO प्राइम, और QO प्राइम कितना है, ये टोटल डिवाइडेड बाय म्यू, यहां पर जैसे बताया ये T है, तो कितना नीचे गहराई में दिखाई पड़ेगा, T/μ, ये T/μ इस T से कम है, थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो ये है टोटल, ये 25 नहीं, इधर है 33.25, इतना पानी है इसके ऊपर में, 33.25 डिवाइडेड बाय म्यू है 1.33, इतना सेंटीमीटर पर। तो ये कितना आएगा, इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो या आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 25 के करीब आता है। ये हो गया -40 सेंटीमीटर। तो मिरर को लगेगा कि हमें जो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे 40 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, इसका फोकल लेंथ में पता नहीं है। अब वो क्या करता है, इमेज बनाता है। अब जो इमेज बनाएगा, अब क्या होगा, उसने मान लीजिए इमेज जो है सो कहीं पर यहाँ से, अब बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पर क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया इधर, और ये मान लीजिए C है तो बनाना मुश्किल पड़ रहा है। तो खैर इसको हम ऐसे कह लेते हैं कि जहां भी इसको ऑब्जेक्ट बनाएगा, मान लीजिए उसने ऑब्जेक्ट यहां बनाया, ठीक है, तो अब पानी के अंदर में उसे और थोड़ा दूर नजर आएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर से देखिए ऐसे आना था लाइट को, वो यहां से टकराने के बाद कुछ ऐसे आना था, यहां से मान लीजिए ये ऐसे करके चल रहा है, इसको आना था यहाँ, लेकिन अब जो है सो पानी में क्या करेगा, वो थोड़ा इधर बेंड करेगा ना, तो पानी में ये पानी से बाहर क्या दूर जा रहा था नॉर्मल से, नॉर्मल के करीब क्लोज आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है तो आ गया यहां पर। तो ये जो डिस्टेंस है
जहां इसको इमेज बनना था वहां के बजाय और थोड़ा दूर में जाकर बना है इमेज। तो ये डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं फिर क्यू ए आई प्राइम। यहां पर मैं इस सबको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये जो है सो आई प्राइम है जहां पर मिरर ने बनाया, मतलब कि कुछ ऐसे मान लीजिए यदि मिरर बना रहा है ऐसे, तो लाइट ठीक आ रहा है यहां से, लेकिन यहां से अभी थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ और आ गया यहां पर, यहां पर ऐसे आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस होगा, ये क्यू था, क्यू आई बाय मी। फिर देखिए ये डिस्टेंस कम है तो मुझे म्यू से डिवाइड कर देना चाहिए, और ये डिस्टेंस हमें पता है, क्यू आई पता है, ये 25 और म्यू है 1.33। तो ये कितना आ गया? 18.33। तो अब भी कितना हो गया? भी हो गया यहां से यहां तक 15, माइनस में ही है, उसी साइड में है, और ये 18.33, तो ये हो गया माइनस 33.33। 18.80 है ये एक्चुअली, इतना सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो, इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो हमने देखा कि कितना डिस्टेंस से उसे लग रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना डिस्टेंस में है, वो लग रहा है उसे 40 सेंटीमीटर में। उसने जो इमेज बनाया इस 40 सेंटीमीटर के हिसाब से उसने इमेज बनाया यहां पर, लेकिन अब हमें यहां दिख रहा है क्योंकि फाइनली जो लाइट है वो यहां पे बेंड होकर यहां आ गया है। मिरर एक्चुअली ये रियल इमेज यहां बना हुआ है, लेकिन मिरर ने कहां बनाया? मिरर ने यहां बनाया। वो कितना डिस्टेंस है? वो है ये 15 प्लस ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है? ये टोटल 25 बाय म्यू, तभी मुझे मिल जाता है ये जो बेंड किया ना, बेंड करके इसको बढ़ा दिया, तो रियल कितना है? 25 बाय म्यू, वो है 33.8 सेंटीमीटर। तो अब हम जो लगाते हैं मिरर का फार्मूला 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v कितना है? 1/-33.80 प्लस u कितना है? -40। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको आएगा -18.32 सेंटीमीटर एफ के वैल्यू। यदि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये -18.32 सेंटीमीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? नज़दीक में 20 है तो वही रहेगा, यही बेस्ट ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। तो ये बात समराइज कर देते कि मैंने यहाँ क्या किया। सबसे पहले ये मिरर जो है ये बनाएगा इमेज इस ऑब्जेक्ट का। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब वहां से लाइट चलेगा तो थोड़ा बेंड हो जाएगा, यहां से ये बेंड हो जाता है, और बेंड होने की वजह से लगता है कि हमारा ये यहां से आ रहा है। तो मिरर ये देखेगा ऑब्जेक्ट यहां पर, वो यहां नहीं देखेगा, वो देखेगा यहां कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये डिस्टेंस हमने निकाला, ये डिस्टेंस कितना निकाला? ये टोटल है 33.25 सेंटीमीटर पानी, तो ये होगा 33.25, जस्ट म्यू से डिवाइड किए तो इसका एपेरेंट जो डेप्थ है वो पता चल गया। तो इसमें 15 को ऐड कर दिया, हमें यू पता चल गया। इसके बाद भी निकालना है, वहां से फिर उसने इसी को देख लीजिए, मान लीजिए इसी रास्ता से भेजा तो उसको आना था यहाँ, लेकिन यहाँ बेंड होके आ गया इधर। तो अब जो इमेज बोल रहा है कि यहाँ पर है वो एक्चुअली वहां नहीं है, वहां पर है, लेकिन जो मिरर ने बनाया था वो यहाँ नहीं बनाया था। यदि हवा पानी नहीं रहता तो वो जाके कहीं यहाँ बनता है, यहाँ पर। तो वो डिस्टेंस कितना है यहाँ से? तो ये तो 15 है, और ये कितना है? ये है ये 25 बाय म्यू। तो ये भी हो गया 15 प्लस 25 बाय म्यू, ये भी हो गया। तो भी और ये हमें पता हो गया तो आप आराम से पता हो जाएगा।
वाई 20, 18 पॉइंट समथिंग आया, उसको 20 लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A battery of internal resistance 4 ohm is connected to the network of resistances as shown in the figure. In order that the maximum power can be delivered to the network, the value of R in ohm should be how much? दिया हुआ चार्ट ऑप्शन। पहले देखिए ये क्या है, एक तरफ R है, एक तरफ 2R है, एक तरफ R है नहीं, एक तरफ 2R है, एक तरफ 4R है। ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। कुछ ऐसा है। और ये फर्स्ट जो है, यहां पर हम यदि नाम दे दें ए बी, इसको सी और इसको डी, ये हो गया ए बी सी डी। ए और सी के बीच में आर है, सी और बी के बीच में आर प्लस आर 2R है, ए और डी के बीच में 2R है, डी और बी के बीच में आर है, नहीं आर नहीं है, 4R है। तो ये रेशियो R बाय 2R 1:2, इधर 2R:4R 1:2, रेशियो सेम है। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू ये 2R डिवाइडेड बाय 4R सेम है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब लाइफ बहुत ईजी हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको भूल जाते हैं, इसमें कोई करंट नहीं है तो भूल जाते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, R और 2R, 3R पैरेलल है, 2 4 6R के, यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल है तो क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर देते हैं इन डिनोमिनेटर। 16R² 9R 2R आया, ये इसका इक्विवेलेंट है 2R। तो कितना करंट पूछा क्या है, मैक्सिमम पावर कैन बी ड्रॉन, तो करंट कितना आया, मैक्सिमम पावर कब आएगा। अब सवाल ये उठता है, ये बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समथिंग है E, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम। मैक्सिमम पावर कब आता है, कोई भी सर्किट मैक्सिमम पावर कब ड्रॉ करता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस। हम इसको दिखाएंगे अभी कैसे होता है, लेकिन ये याद रखिए कि जब बैटरी रेजिस्टेंस, ओके, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में, 2R। अभी निकालें, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सो 2R है, सब मिला के कितना 2R है, ओके। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो R कितना आ गया 2 ओम, यही हो गया आपका आंसर 2 ओम। अब यहां पर हम दिखाते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी जो है सो ये R है, ये एप्सिलॉन है। देखिए I कितना करंट जा रहा है, करंट है एप्सिलॉन बाय R प्लस R। पावर कितना है I²R, राइट, I R प्लस R स्क्वायर R, मतलब कि एप्सिलॉन स्क्वायर R बाय R प्लस R स्क्वायर। अब ये पावर जो है सो फंक्शन है R का, कैपिटल R का। ये पावर मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव R के रेस्पेक्ट में, ये R वेरिएबल है, यहाँ पर जो बैटरी लगाया वो तो फिक्स्ड है, उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स है, लेकिन जो बाहर का रेजिस्टेंस है वो हम चेंज करते रहेंगे।
हमेशा लोड का रेजिस्टेंस है, ये हमेशा चेंज होगा। इसको RL भी कह सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस। इसको चेंज करते रहेंगे। तो जब A 0 हो जाए और सेकेंड डेरिवेटिव ये नेगेटिव हो जाए, यही है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। तो आप यहां से निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ये कितना हो गया, जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट हो गया। पहले R का निकालेंगे, RL का 1 RL प्लस R, इसको रख दिए। 1/8 से नहीं है, आप जैसे भी निकालना आप निकाल लो इसे। RL टाइम्स 2 RL प्लस R बाय RL प्लस R, ये 4 होगा ना। ओके, इसको 0 होना है, इसको 0 होना है। इसका मतलब है RL प्लस R स्क्वायर इक्वल टू ये वाला 2 RL प्लस R, एक तो कट गया। RL प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 2RL। तो आपने देखा कि कैपिटल RL जो है वो स्मॉल r का आ गया। जब कैपिटल RL जो है स्मॉल r होगा तभी, मतलब कि लोड रेजिस्टेंस जब बैटरी के रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब पावर मैक्सिमम होगा। आप यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर चेक कर सकते हो कि नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ये मैं नहीं करने जा रहा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही था कि मैक्सिमम पावर कब ड्रॉन होगा। मैक्सिमम पावर ड्रॉन तब होगा जब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, और ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका वैल्यू आराम से हम केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन करके निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Uniformly charged ring of radius 3a and total charge q is placed in xy plane centered at origin। थोड़ा फिगर बना लेते हैं। ये हो गया रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। ओके, और इसका रेडियस जो है सो 3a दिया हुआ है। चार्ज जो है सो टोटल मिला के q है और एक्स वाई प्लेन में है। ये x है, इधर y कहते हैं। इसको हटा देते हैं अभी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। और उसके बाद में ये पॉइंट चार्ज q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द z एक्सिस। ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, यहां से इसकी ओर ये मूव कर रहा है। उसका चार्ज कितना है q, सेम चार्ज है जो यहाँ है वही वहां है। हैज स्पीड v इक्वल टू v एट z इक्वल टू 4a। ये जो है सो z इक्वल टू 4a है और यहाँ पर इसका स्पीड है v। द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन इज। ओरिजिन को O बोलते हैं, ये पॉइंट को P बोलते हैं। तो देखिए क्या है कि P पॉइंट पर इसका स्पीड v है और डिस्टेंस यहाँ पर दे दिया है 4a। ये हमारे प्लेन में है, हमारे सोच लीजिए स्क्रीन का प्लेन में है, और ये हमारी तरफ जो डिस्टेंस दिख रहा है हमारी तरफ आ रहा है और हमारी तरफ जो है z इक्वल टू 4a डिस्टेंस पे है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। रिपेल करेगा, जाने की कोशिश करेगा लेकिन जाने नहीं देगा, तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो कुछ तो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए यहाँ पे जाने के लिए, नहीं तो यदि सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं है तो नहीं जाएगा, क्योंकि रिपेल कर रहा है वहीं पर उसका स्पीड कम होकर 0 हो जाएगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उधर से रिटर्न आ जाएगा, ऐसे आएगा और सीधे निकल जाएगा। यू टर्न हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो है ऐसा नहीं, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से चला जाएगा, क्योंकि जेट पर आ रहा है तो फोर्स एकदम अलोंग दिस जेट डायरेक्शन में ही उसे लगेगा। तो इसको बनाने के लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं। एक तरीका है कि हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएं, वो सबसे इजी है।
इस पॉइंट P पर और O पर हम मान लेते हैं कि V जो है मिनिमम वेलोसिटी है, वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे ये जस्ट O पर पहुंच जाता है। तो एनर्जी P पर और O पर दोनों जगह सेम होगा। P पर कितना होगा, इसके वजह से जो एनर्जी, अब यहाँ पर एनर्जी किसका, किस सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट पार्टिकल और ये रिंग दोनों जो है सो हमारा सिस्टम है यहाँ पर, और इसी का जो है सो हम पॉइंट पार्टिकल जो है और रिंग ये दोनों मिलाकर हमारा सिस्टम है। उसका जो एनर्जी आ रहा है, उसका एनर्जी कैसे आएगा। अब देखिए ये जो रिंग है, इसके वजह से जो एनर्जी यहाँ पर आएगा वो कितना होगा, आपको फार्मूला पता होगा कि इसके वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर होता है V पर, वो होता है 1/4πε0 Q बाय ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। एक्चुअली ये 90 डिग्री है, राइट। ये जो इस प्लेन में है ये उस पर परपेंडिकुलर है, ये 90 नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये R है और ये हमें दिया हुआ है कोई डिस्टेंस Z ले लेते हैं, तो हो गया Z²। ये वाला हमें वैल्यू निकालना था, R² + Z²। इतना होता है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर जो चार्ज है Q से, तो ये हो गया एनर्जी, ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। ये P पॉइंट पर की बात है। Q पर, O पर, यहाँ पर अब आके रुक गया है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हम 0 कर सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जस्ट यहाँ पर Z का वैल्यू 0 कर देंगे, यहाँ आ गया तो Z का वैल्यू, ये जो Z है उसको 0 कर देंगे, Q²/R। बस यहीं से V निकल जाएगा, निकाल लीजिए। 12 mv² = 1/4πε0 Q²। ये बचा 1/R, यहाँ पर बचा 1/R² + Z²। और Z का वैल्यू दिया हुआ है, Z का वैल्यू जो है सो 4A है। ये 4A है, तो R² + R का भी वैल्यू दिया हुआ है, R = 3A और Z = 4A। तो R² का वैल्यू हुआ 9A² और 16A²। Q² ये हो गया 1/R², स्क्वायर कहाँ से आ गया, माइनस ए हो गया 1/5A। और यहाँ पर R का वैल्यू हमें A के टर्म में लिखना चाहिए जो कि 3A है। फाइनली ये आ रहा है Q²/4πε0, ये हो गया 2A (15A) 2/15A, ये हो गया 12 mv²। यहाँ से भी निकाल लीजिए, ये 4 खत्म हो गया। Q²/15A πε0, m भी नीचे होगा, यही वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन है, Q²/15A πε0m। ये 2 4, ये तो 4 चला गया यहाँ से, Q²/15 πε0am, ये गलत तो है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने सपना सजा के ऐसे लिखा, उसने लिखा 2 × 2/4 और ये 2 और m को इधर किनारे कर दिया और बाकी सबको लिखा Q², ये 2 इधर से ले गया,
m उधर से ले गया, जो बचा सो लिखा 2q² बाय 4 पाई नहीं, इसी को सजा के लिख रहा है और कुछ नहीं करता। 2/15 इधर लिख लिया और उसके बाद में q² बाय 4πε0, m तो उधर हो गया, ये है इतना टोटल का पावर हाफ, सेम चीज है। यहां से 4 ऊपर ले गए, ये 4 यहाँ 4πε0 a हो गया और 2/15 ये है बगल में, सेम चीज है। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी है और प्लस काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम निकालना है मतलब यहाँ पे रुक जाए, और इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाएगा। यदि आपको मैथमेटिक्स पसंद है तो इसको आप मैथमेटिकल तरीके से भी बना सकते हैं। ये रहा आपका वायर, ये रिंग, ये पॉइंट है आपका जेड, कोई आर्बिट्री पॉइंट है मान लीजिए, और ये जो है स्विच पर फील्ड लग रहा है। फील्ड कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आएगा 1/4πε0, चार्ज है q, ये डिस्टेंस हो जाएगा x, हम x इसको बोलते हैं, जेड में लिखने में दिक्कत होता है तो x बोलते हैं, और ये डिस्टेंस जो है ये तो 90 डिग्री है, ये r है और ये x है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर r² प्लस x²। तो इसकी वजह से इधर आ रहा है r² प्लस x² ना 3/2 और ax के डायरेक्शन में, ये फोर्स है, ये फील्ड है। ये फील्ड है तो फोर्स कितना होगा, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम्स की, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, तो ये आ गया q² बाय 4πε0 x बाय r² प्लस x² पावर 3/2, ये एक्सेलरेशन हो गया। किधर है, k के डायरेक्शन में, जी के कांस्टेंट नहीं है तो कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। ये x पर डिपेंड करता है, x यहाँ से डिस्टेंस है इसका चार्ज का, उसे ये को लिख सकते हैं dv/dt, ये सारा नंबर। टाइम से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसको dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया v dv, इसके लिए यहाँ पर जितना भी क्वांटिटी है इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट क्या दें, जब x इक्वल टू कोई वैल्यू है x0 जो कि 4 ए दिया, वहीं पर लिख देते हैं सीधे। उसने बोला था कि शुरू में इस क्वेश्चन में कि 4a पर है शुरू में, और तब उसका स्पीड v है, x इक्वल टू 4a जब है तभी v स्पीड v है। x जब 0 आ गया तो इसका स्पीड v 0 है। हमें बताना है v का मिनिमम वैल्यू, तो ये कितना हो गया, ये हो गया v² माइनस में, तो यहाँ पर सबका वैल्यू रखना पड़ेगा, q² बाय 4πε0, q² बाय 4πε0 x बाय r² प्लस x² टू द पावर 3/2 ये dx है। और मास भी रखना होगा ना, कहीं पर मास भी है, ये मास नहीं रखे, 1/मास। ओके, x का वैल्यू 4a to 0, लिमिट चेंज कर देते हैं,
माइनस खत्म हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और इधर जो है इसको इंटीग्रेशन करते हैं। हम मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है सो वाई स्क्वायर है, तो 2x dx इक्वल टू 2y dy, मतलब एक्स वाई dx इक्वल टू y dy। इधर हो गया y dy, इधर हो गया y क्यूब, और ये कितना आ गया, इसको लिखते बार बार कौन लिखेगा, ये आ गया y टू द पावर -2 प्लस 1 पाई -1, ये हो गया -1/y, और माइनस में लिमिट में चेंज करूंगा। अब y को x के टर्म में लिखते हैं, y है स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट यहाँ पर x शुरू में क्या था 4a, राइट 4a, अब लिमिट चेंज कर देते हैं, माइनस हटा देते हैं, 4a यहाँ 0 यहाँ, ये वैल्यू लिख देते हैं फाइनली, क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, यहाँ पर पहले 4a लिखते हैं, r जो है सो 3a है, t आ गया 5a माइनस r मतलब 3a, एक माइनस का प्रॉब्लम है, यहाँ पर माइनस सब भी है क्योंकि लिमिट हमने चेंज नहीं किया, 4a to 0, 4a to, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4a to 0 है, इस माइनस की वजह से इसका लिमिट चेंज किया, तो माइनस यहाँ पर भी है, a स्क्वायर बाय 2, ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m -2/15a माइनस b स्क्वायर बाय 2, तो भी हो गया 2/m, और इधर जो बच गया सो 2/15 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर a, ये सबका पावर हाफ, यही आंसर है कि 2 आयाम एक साथ रख दिए और बाकी सब इधर, तो सेम आंसर यहाँ पर है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और तो एग्ज़ाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, तो आप इसे नहीं चूज करें एग्जाम के लिए तो अच्छा है, लेकिन मैथमेटिक्स यदि आपको पसंद है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 17। टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, यहाँ पर है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इनिशियली कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ पर कोई बैटरी लगा दिया है, V चार्ज किया, जब फुली चार्ज हो गया तो इसको हटा दिया और इसको जो है कनेक्ट कर दिया। C1 is charged to a potential difference V volt by battery. The battery is then removed. हटा दी बैटरी। सो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, यहाँ पर जो चार्ज है वो आ गया C1V। यही होता है चार्ज का फॉर्मूला कैपेसिटर में, C टाइम्स V। Now it's connected to C2 by closing the switches. The amount of charge on the capacitor C2 after equilibrium. आफ्टर इक्विलिब्रियम यहाँ पर कितना चार्ज आएगा यही बताना है। हम जो है सो फर्स्ट मेथड दिखाते हैं आपको बिना कैलकुलेशन का, फिर विदाउट कैलकुलेशन। पहले देखिए यूनिट किसका किसका सही है। ये पूछ रहा है चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो ये सारे चार्ज हैं। चार्ज के अमाउंट, चार्ज के लिए जो है सो C टाइम्स V होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ CV में। एक यहाँ पर एक तो C है डिनोमिनेटर में, एक C यहाँ पर, ये तो ठीक है, डायमेंशनली ये करेक्ट है। ये
ये ऊपर में का सी जो है एक ही तो सी है ना, ऊपर में डायमेंशन इसका सी है, इसका सी कट गया तो ये भी बाय सी है एक्चुअली, ये डायमेंशन ही नहीं है करंट चार्ज का, तो ये तो ऐसे ही चला गया, ये नहीं डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ये सी बाय भी, ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, सी भी ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो दो तो हमारे पास है ऑप्शंस जो हो सकता है, एक है ये और दूसरा है ये। अभी दोनों में से कौन होगा? इसमें देखिए C1 भी क्या है, ये C1 भी माइनस C2 भी है। C1 भी ये वाला चार्ज है जो शुरू में कैपेसिटर C1 पर था, माइनस C2 भी, ये भी का कुछ वैल्यू होगा जो बैटरी यहां से लगाया था वही भी है। और C2 का वैल्यू हम यदि बहुत ज़्यादा ले लें, C2 को थोड़ा सा लार्ज ले लें, तो ये पॉसिबल है कि ये जो चार्ज है ये वाला बड़ा हो जाएगा, C2 भी बड़ा हो जाएगा Q1 से, और तब ये जो चार्ज यहाँ पर है वो निगेटिव हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, निगेटिव चार्ज कैसे होगा इस पर, उसे पॉजिटिव भी होना पड़ेगा ना, तो ये वही हमारा ऑप्शन सही होता है। और दूसरी बात, ये चार्ज जो है सो Q से छोटा है, यहाँ पर जो कुछ चार्ज है कुछ चार्ज यहाँ है, तो इसका चार्ज को कम रहना पड़ेगा, क्योंकि यही चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। ये लिखते हैं C1 भी टाइम्स C2 बाय C1 प्लस C2। ये चार्ज है जो इस बैटरी यहाँ पे था, इसको इनिशियली चार्ज किए थे, और ये एक से कम छोटा नंबर है, एक से छोटा नंबर है, उससे इसको मल्टीप्लाई किए तो जो भी क्वांटिटी आया Q से छोटा आया, तो इस पर जो चार्ज आया वो इससे छोटा आया, तो आना ही पड़ेगा। दोनों पर चार्ज सेम नहीं रह सकता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। ये सही नहीं है कि इस सीरीज में नहीं है, अभी दोनों का पोटेंशियल जो है सो सेम है, एक तरह से पैरेलल में है। तो इस हिसाब से ये होगा सही है, क्योंकि इसका चार्ज इससे कम होना चाहिए, वो दिखा रहा है, यहाँ पर इसका चार्ज निगेटिव में दिखा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। यदि यहाँ पर चार्ज इसका प्लस Q है तो ये भी प्लस Q होगा, ये माइनस Q है तो ये भी माइनस Q होगा। एनीवे, तो ये था क्वेश्चन बिना इसका कैलकुलेशन का। अब इसको जो है सब कैलकुलेशन के साथ देख लीजिए। केस 1, C1 C2, यहाँ पर बैटरी लगाया ना B, तो चार्ज कितना हो गया CV, ठीक है, हमें पता है इस पर चार्ज भी है। केस 2, अब इसको हटा दिए, ये जो चार्ज है इस पर Q1 हुआ और इस पर Q2 हुआ, इस पर प्लस चार्ज इधर है Q1, इस पर Q2, ये माइनस इधर, ये दोनों मिलकर Q होगा, Q1 प्लस Q2 Q। चार्ज तो कंजर्व है, लेकिन अब पोटेंशियल दोनों, चार्ज इससे इस पर क्यों मूव किया, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है शुरू में कितना था V, और बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 0, तो पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, इसको चार्ज किए हैं V से, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है V, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो वोल्टेज कितना है 0। अब बैटरी हटा दिए और इसको कनेक्ट, इस स्विच को कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर स्विच कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, और उसके बाद में ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। V1 इक्वल टू V2, V1 कितना, Q1 बाय C1, V2 Q2 बाय C2। तो फिर यहाँ पर हम एक में इस वैल्यू को रख देते हैं, Q1 प्लस, पूछा है Q2 ना, तो Q2 ही रखते हैं, Q2 प्लस Q1 के यहाँ से ले जाते हैं, C1 बाय C2 Q2 इक्वल टू Q, और यहाँ से Q2 आ गया 1 प्लस C1 बाय C2, Q2 कॉमन कर लिए, और Q का वैल्यू यहाँ पर CV। तो इस तरह से हमें Q2 का वैल्यू पता हो गया, ये CV डिवाइडेड बाय 1 प्लस C1 बाय C2, CV टाइम्स C2, CV कहाँ से आ गया, C1 भी टाइम्स C2 बाय C1 प्लस C2, C1 C2 भी
बाय C1 प्लस C2, ये Q2। तो इसको जब बैटरी से चार्ज किया तो इस पर चार्ज आ गया CV। अब इसको जब हम कनेक्ट किए तो ये हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि इसका वोल्टेज कितना है V, और इसका पोटेंशियल इन द बिगिनिंग 0। तो ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा, तब तक करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसका पोटेंशियल क्या है, चार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है, इस फार्मूला को आप देखिए, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाई C, यहाँ पर Q2 बाई C2। और इसको सिंप्लीफाई किए Q2 निकालने के लिए, Q2 निकाल दिए, ये हो गया आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A current loop having two circular arcs joined by two radial lines as shown in the figure. It carries a current of 10 ampere. ये दिखा रहा है। The magnetic field at point O, यहाँ सेंटर पर कितना इसका फील्ड होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है इसके वजह से, सर्किल मतलब कि एक सर्कुलर वायर है, इसमें कोई करंट आई है, सेंटर पे कितना इसका फील्ड होता है, μ0 I बाय 2 रेडियस, ये रेडियस है, इतना फील्ड होता है। डायरेक्शन होता है इस पर परपेंडिकुलर। आप अपने हैंड को, हाथ को लीजिए दाहिना हाथ, राइट हैंड, फिंगर को आई के डायरेक्शन में कीजिए कर्ल, और सेंटर की तरफ कर्ल कीजिए, तो जो है ये फिंगर दिखा रहा है यहाँ पर, ये डायरेक्शन है, ऊपर की ओर आ रहा है यदि करंट ऐसे है तो ये है हमारा फील्ड। लेकिन यदि हम इसके जगह पे हम थोड़ा सा ले लें पार्ट, यदि हम बोले इतना ही से बताओ मुझे कितना फील्ड मिल रहा है, यहाँ पर मैंने तो अभी तो इसमें कोई सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए सर्किट पूरा हो रहा है, तो सर्किट ऐसे पूरा हो रहा है, मान लीजिए इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है, इसके वजह से कितना यहाँ पर फील्ड होगा, इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन सेम है, लेकिन अब ये लेंथ जो है सो कम हो गया है, राइट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ कि लेंथ कम हो गया है, और इस वजह से इस पर अब जितना पहले मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा। मान लीजिए यदि 90 डिग्री है तो 1/4 हो गया, तो शुरू में जितना फील्ड था अब उसका 1/4 होगा। यदि एंगल थीटा है, यदि एंगल थीटा है तो कितना मिलेगा, थीटा एंगल है तो बी मिलेगा हमें, बी मिलता पूरा थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यदि एंगल है 2 तो हमें मिल रहा है बी, पूरा है सर्किल है तो हमें बी मिल रहा है। एक एंगल है तो बी बाय 2 थीटा एंगल है तो बी बाय 2 टाइम्स थीटा, यहाँ बिल्कुल वही हो रहा है। तो बी ओ पर कितना आ रहा है, इसके वजह से μ0 I बाय 2, इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, नहीं ये 3 ये 2 5 सेंटीमीटर, इतना। डायरेक्शन अपना राइट हैंड को लीजिए, उसको करंट का डायरेक्शन में फिंगर को रोल कीजिए तो आपको मिलेगा डायरेक्शन इसका, यहां पर अपने फिंगर को रोल कीजिए और इधर ले जाने की कोशिश कीजिए। इस केस में इधर रोल कीजिए, आराम से जाएगा, राइट साइड में है, इसको रोल करेंगे सेंटर की तरफ तो यहां पर मुझे अप दिखा रहा है और यहां पर डाउन दिखा रहा है। थंब का डायरेक्शन यहाँ डाउन है, यहाँ अप है, तो इसके वजह से डाउन, और दूसरा μ0 I बाय 2, ये फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, यही फील्ड है। और हाँ एक चीज तो भूल गए, ये 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पर करना पड़ेगा थीटा बाय 2 दोनों ही जगह उतना ही है, थीटा बाय 45, तो यहाँ भी कर लेते हैं, एक साथ ही कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
थीटा है 45/2 मीन्स 360 डिग्री। ये यदि हम डिग्री में बोल रहे हैं तो इसको भी डिग्री में बोलना पड़ेगा। यहाँ पर जो है θ/2 है तो थीटा रेडियन में है तो ये भी 2 रेडियन में है। यहाँ एक डिग्री में है तो दूसरा को डिग्री में करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 8 टाइम्स। तो थोड़ा नीचे जाकर इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या है। ये है μ0I/2 टाइम्स 10⁻⁻2 और अभी आया 1/8, ये 1/8 और μ0I/2 टाइम्स 10⁻2 कर लिए इधर 1/5 माइनस 1/3। ये माइनस यहाँ पर प्लस है, डायरेक्शन दे देते हैं, लेकिन डायरेक्शन ये है, ये नीचे है इनटू द प्लेन और ये है आउटसाइड द प्लेन, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो हम माइनस कर लेंगे। अब μ0 का वैल्यू कितना होता है? μ0 का वैल्यू होता है 4π टाइम्स 10⁻⁷। ये आपको याद रखना होगा। आप करंट कितना है 10 एम्पियर, शायद 10 एम्पियर है, टाइम्स 10⁻⁻2 टाइम्स 8 और यहाँ पर हो गया 1/5 माइनस 1/3। डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, खैर इसको प्लस रखें तो डायरेक्शन ये हो गया। ये कितना हो गया π/4, 4 8 में 16, 4 6 16 इधर हो गया और ये हो गया -3 तो -4 और ये हो गया -2/15, 2 दूनी 4 इधर हो गया। डायरेक्शन इधर है तो आपकी डायरेक्शन अप कर दिए, माइनस खत्म। ये माइनस डायरेक्शन, माइनस का मतलब है जिधर हम देख रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये हो गया π/30 टाइम्स 10⁻⁴ इतना टेस्ला। अब पाई का वैल्यू रखते हैं, ये पाई है 3.143, ये 10 इधर ले गए 10⁻⁵ टेस्ला। ये हो गया 1.04 टाइम्स 10⁻⁵ टेस्ला। ये है आंसर आपका 1.05 मीन्स जस्ट 1 10⁻⁵ टेस्ला, ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें करना क्या था, ये जो आर्क है इसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आता है वो प्रोपोर्शनेट होता है इसके लेंथ के या फिर इस एंगल के। पूरा जो यदि हमारे पास होता ये पूरा सर्कल तो हमें होता मिलता ये μ0I/2r। यदि एक पार्ट है उसका तो θ/2π, थीटा रेडियन में तो 2π, थीटा डिग्री में तो 2π हो गया 360 डिग्री। वही मैंने यहाँ किया, ये बड़ा के लिए और ये छोटा के लिए, और उसको सिंप्लीफाई कर दिए, सबके वैल्यू रख दिए तो ये वैल्यू आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। ये 20 सेंटीमीटर है और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। मूव टुवर्ड्स राइट विथ ए कांस्टेंट स्पीड v0। मूव कर रहा है। द राइट आर्म ऑफ द लूप इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। ये b जो है ये 5 टेस्ला है। द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड इज गोइंग इनटू इट। इसके प्लेन में ऐसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है। द लूप इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। इधर नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ 4 ओम, 4 ओम करके है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ v0? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? सो दैट स्टेडी करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर फ्लोज इन द लूप। इस लूप में 2 एम्पियर का करंट बढ़े, मिली एम्पियर। अब देखिए क्या करते हैं। ये जो है इधर जब मूव कर रहा है, जैसे कि आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई रॉड मूव करता है इधर तो उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है BLV या BVL, जो भी करना। कंडीशन यही है कि ये रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका स्पीड भी है और ये रॉड और वेलोसिटी ये दोनों ही इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। यहाँ वो सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। ये रॉड के इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये पूरा मोमेंट और ये L वो सभी फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये सब कुछ इस प्लेन में हो रहा है, स्क्रीन के प्लेन में हो रहा है
और फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिला वो तो पता है VLV, और उसके बाद इसका ये फाइनली इसको हम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्शन देख लें ऊपर या नीचे है, BVL ये इधर ठीक है। V के डायरेक्शन में हम यहाँ से डायरेक्शन निकालते हैं लॉरेंट फोर्स से, QV क्रॉस B। V के तरफ अपना फिंगर रखें चारों, B के डायरेक्शन में कर्ल करें, थंब दिखाएगा आपको फोर्स का डायरेक्शन। तो जिधर फोर्स है उधर ही पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया। एक्चुअली मेटल में पॉजिटिव चार्ज स्टोर नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन समझने में वो इजी करता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर स्टोर होता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा BLV, और इसका 1 ओम रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। और इसके जगह पर हम दिखा सकते हैं ये पूरा का कितना है, ये 4 ओम 4 ओम। इधर से देखिए P और Q के बीच में ये 4 4 8 ओम जो है सो सीरीज में है, ये 4 4 और 8 ओम ये सीरीज में है, और ये 8 ओम और 8 ओम जो है पैरेलल में है। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 8 ओम। तो 8 ओम और 8 ओम का जो पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों सेम है तो हाफ हो जाएगा, 8 है तो हाफ हो गया 4 है। तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो कितना है, करंट है E/BLV, ये इधर से टोटल रेजिस्टेंस 4 + 1 5, और E कितना है BVL/5। V पूछा कितना होना चाहिए, V जो है सो 5I/BL होना चाहिए। 5I बोला था कितना मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर चाहिए उसे, 2 मिली एम्पियर। और B में ये 5 टेस्ला है, और L कितना बोला था, हाँ 20 सेंटीमीटर। B 5 है और 20 सेंटीमीटर, मीटर में सब कर देते हैं, एक ही यूनिट में रखें, 5 चला गया, ये कितना हो गया 10, तो 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये होना चाहिए स्पीड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इस नेटवर्क का, जो नेटवर्क रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसके जगह पर वो कुछ भी कर सकता था, स्टार दे सकता था, कुछ और दे सकता था, वैरायटी ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंसेस हैं वो देकर रख सकता है। और इधर जो है सो इसने अभी एक स्क्वायर लूप दिया, इसमें कोई ये लंबा चौड़ा भी दे सकता था, कोई स्क्वायर देना कोई जरूरी नहीं है, ये बड़ा भी दे सकता था। इसमें तो कोई ये बैटरी बनता नहीं है, ये बैटरी बनता नहीं है, ये बैटरी बनता है, ये भी बैटरी बन जाएगा यदि अंदर जाएगा तो ये भी बैटरी बन जाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोनिक फोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो देख लेते हैं, एक ही है अंदर में, तो यही केवल बैटरी बनेगा, और उसके बाद में जो भी करंट निकालना है निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देते हैं, 2 केसेस आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। इस क्वेश्चन तो हो गया, एक केस ये है कि यहां पर जो भी सर्किट था अभी, जैसे इस तरह का सर्किट था, P पॉइंट Q पॉइंट था ऐसे, और यहां से कुछ ऐसे था ना, हाँ ये ऐसे था और ये ऐसे है। अब यदि फील्ड हमारा भी इस सिचुएशन में कहां तक था, यहां तक था, राइट, और ये सभी खाली था, इधर फील्ड नहीं है। अब मान लीजिए फील्ड यहां तक है, पूरा इधर तक फील्ड है, तब इसमें सेम का क्वेश्चन पूछ सकता था, तब क्या होगा। तब देखिए इसमें जो बैटरी जो बनेगा, ये बैटरी बनेगा,
ये भी बैटरी बनेगा क्योंकि ये भी अंदर में है, ये भी बैटरी बनेगा, ये भी अंदर में है, और सबका डायरेक्शंस देखिए किधर है, इसका पॉजिटिव इधर है, इसका भी पॉजिटिव इधर है, इसका भी पॉजिटिव इधर है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो है सो एक दूसरे सब ये दोनों ही इसका अपोज करेगा। तो यहां पर जो भी बैटरी बना वो कितना बना, 3 ठो बैटरी बना। ये है बी, भी कॉमन है सब में, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, भी सेम है, सबका स्पीड सेम है। एल, इसका लेंथ जो है L1, यहां पर ये अपोज कर रहा है -L2 -L3। ये टोटल लेंथ में से ये ऐसे रहेगा, ये लेंथ L2 और L3 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, बी भी, ये वाला लेंथ, इसको क्या बोलूं, H बोल दूं, H। ये बैटरी बन रहा है, तो इतना ही बैटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, बी भी H ये वाला। क्योंकि अब यदि पूरा अंदर घुस गया, तो यदि फील्ड के अंदर ये पूरा चला गया है तो तब भी ये नहीं चलेगा, बी भी ये लेंथ नहीं चलेगा, तब ए लेंथ चलेगा। देखना यह है कि जो इसका ओपनिंग है, जो इंड पॉइंट्स है, उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है। अब वही केस बी में ऐसा ना होगा, ऐसा होता कि इधर जो सर्किट है वो तो है ही, पी पॉइंट क्यू पॉइंट भी दे देते हैं। ये यहां पर जो है ये जाके ये दे सकता था, ऐसे। तब क्या देखना है, क्या यहां पर जहां पर फील्ड जहां से शुरू हो रहा है उस जगह पर उस पर्टिकुलर टाइम में ये कितना बड़ा डिस्टेंस है, यही बैटरी है आपका। और हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हो कि यदि ये भी स्पीड से चल रहा है तो ये किस तरह से चेंज करेगा इसका वैल्यू। शुरू में यहाँ पर इतना था, अभी बढ़ते चला गया, तो वो जो वैल्यू है ये ए बी, इसको हम बोले, वो ए बी जो है सो किस तरह से चेंज करेगा, वो चेंज करेगा 2R, R इसका रेडियस है, VT माइनस V स्क्वायर T स्क्वायर, ऐसे चेंज करेगा। तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हो जाएगा AB टाइम्स BVL, ये L हो गया, BV। अभी यहाँ पर जो है सो AB का वैल्यू रखेंगे, तो ये एक टाइम का फंक्शन है इस केस में, और करंट भी वैसे ही वेरी करेगा इसी के मुताबिक। और ये तब तक चलेगा जब तक पूरा सर्किल इसके अंदर इमर्स नहीं कर जाता मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक बार पूरा का पूरा सर्किल इमर्स कर गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके बाद में ये है आपका बैटरी, बी भी ये डिस्टेंस। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ये रेडियो एक्टिविटी से है। The decay constant of radioactive sample is lambda. The half lifetime and mean lifetime of the sample are respectively given by। ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, ln2 by लैम्डा, या और मीन लाइफ जो है वो होता है, एवरेज लाइफ है, मीन लाइफ जो भी आप कहना चाहो, वो होता है 1 by लैम्डा। ये लैम्डा जो है इसका यूनिट है पर सेकेंड, तो डायमेंशन से आप देख सकते हो कि इसको नीचे रहना पड़ेगा टाइम के लिए। तो दोनों ही टाइम है, ये भी हाफ लाइफ टाइम है, ये भी मीन लाइफ टाइम है, तो लैम्डा को नीचे रहना पड़ेगा। लेकिन हाफ लाइफ टाइम में ln2 होता है और ये 1 by लैम्डा होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ln2 by लैम्डा 1 by लैम्डा, ऑप्शन नंबर 2। आप इसे डिराइव करके देख सकते हैं। देखिए ये जो dn by dt है, n का वैल्यू घटते रहता है, वो प्रोपोर्शनल होता है
n के। जितना भी एक्टिव रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो जितना ज़्यादा होगा उसका डिसइंटीग्रेट करने का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। और इसी को यदि हम इंटीग्रेट कर दें dn बाय ये n0 क्यों हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम में n है माइनस लैम्डा dt, इसको इंटीग्रेट कर दें t इक्वल टू 0 पर n जो है सो n0 है और t इक्वल टू t पर n जो है सो n है। तो इधर हो गया ln, इधर हो गया माइनस लैम्डा t, तो ये n हो गया, इसको लिमिट नहीं रखें n0 n, इसका मतलब है ये हुआ ln n बाय n0। पहले n सब्स्टिट्यूट करते हैं, ln माइनस ln n0 इसको टू माइनस लैम्डा टी, इसको लिख सकते हैं n बाय n नॉट माइनस लैम्डा टी। तो n बाय n नॉट को हम लिख सकते हैं, लॉग उधर चला गया एक्सपोनेंशियल में, तो इस तरह से एक फार्मूला हमें मिल गया एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। यहाँ से हम हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम जो है, यहाँ पर n जो है सो डिसइंटीग्रेट करके आधा बच जाता है, तो n की जगह पर n0 बाय 2 लिखें। किस टाइम में ऐसा होता है कि n जो है सो n0 का हाफ बच जाता है, वो टाइम है लैम्डा, उसको t हाफ से हम डिनोट करते हैं या HL लिख सकते हैं। ये चला गया, इसको रिवर्स कर दिए 2, यहाँ भी रिवर्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लॉग ले लिए दोनों तरफ, लॉग ऑफ e ये 1 होता है, तो ये हो गया 1, ये पहले पावर तो इधर आएगा, पहले पावर को इधर ले आते हैं लैम्डा टी हाफ, और ये हो गया 1, तो यहां से टी हाफ कितना आ गया log 2 बाय लैम्डा। तो ये है हाफ लाइफ टाइम log 2 बाय लैम्डा, और log 2 का वैल्यू यहाँ बेस है ln 2 है, इसका बेस e है जिसका वैल्यू होता है 0.693, आपको याद रखना चाहिए, कैलकुलेशन में जी होता है, हमेशा दे नहीं देता। तो ये था हाफ लाइफ टाइम। अब एवरेज लाइफ टाइम या मीन लाइफ टाइम ये कैसे निकालें? मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पर जो नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जो डिसइंटीग्रेट होंगे वो n0 है, और t इक्वल टू t इक्वल टू t प्लस dt, ये छोटा सा जो टाइम इंटरवल है dt में, इतना टाइम में मान लीजिए कि जो एटम्स डिसइंटीग्रेट किया है वो कितना है लैम्डा n टाइम्स dt। ये जो टाइम इंटरवल है dt, उसमें डेल्टा टाइम्स n एटम्स डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, क्योंकि ये उसका रेट है, डेल्टा टाइम्स n जो है उसका डिसइंटीग्रेट करने का रेट है, तो ये छोटा सा जो टाइम इंटरवल है उसमें डेल्टा n टाइम्स dt डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। यहाँ पर जो है इसको कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइफ टाइम है वो डेल्टा टाइम्स n का लाइफ टाइम जो है सो dt है, t है। सो सर्वाइवल टाइम और ये जो डीएन मॉलिक्यूल्स डीएन एटम्स हैं कितना है उसका t है, क्योंकि ये अभी डिसइंटीग्रेट हुआ, जस्ट अभी तुरंत इन dt टाइम में इंटीग्रेट हुआ, इस टाइम में, इस इंटरवल में t इक्वल टू t टू t इक्वल टू t प्लस dt अभी जाकर तुरंत डिसइंटीग्रेट हुआ है। इसका मतलब है कि कितना दिन तक जिंदा रहा, इसका लाइफ टाइम जो जिंदा रहा वो रहा t टाइम तक, शुरू में यहाँ से था, स्टार्ट किए थे, अब जाकर इतना सारा एलिमेंट यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो इसका जो सर्वाइवल टाइम है इस डीएन एटम्स का वो है t। तो सबका टोटल सर्वाइवल टाइम, सारे जो पार्टिकल्स हैं एटम्स हैं उसका सर्वाइवल टाइम कितना होगा, सबका ऐड कर देंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, t इक्वल टू 0 टू t इन्फिनिटी। ये एक्सपोनेंशियल डीके होता है ना, एक्सपोनेंशियल डीके होता है, ये n जो है ये टाइम इधर है, शुरू में जो है सो
यहाँ से n0 है, और उसके बाद में एक्सपोनेंशियली डिके करता है, इन्फिनिटी टाइम में जाके पूरा का पूरा डिके होगा। तो वही टाइम यहाँ पे मैंने लिखा इन्फिनिटी। और ये टाइम जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये dn जो है, इसका dn का जो एटम्स है उसका लाइफ टाइम कितना है t। ये सम किया है, टोटल सम जो है वो निकाल रहा हूँ, सबको ऐड कर रहा हूँ। ये t टाइम्स है ये dn मॉलिक्यूल्स का, राइट। तो ये जो dn है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट है वैल्यूज। जैसे देखिए यहीं पर dn टाइम कितना है, लैम्डा n dt। ये जो वैल्यू है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट है। तो यहां से इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, और हम अब इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप खुद इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। ये आएगा कुछ n0 बाय लैम्डा, क्योंकि यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप एक लिख देते हैं। n का वैल्यू यहां पर जो है लैम्डा, n का वैल्यू लिखेंगे n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t है, फिर dt है, देखिए n आ गया, t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। आप इससे यदि इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा n0 बाय लैम्डा। ये टोटल सर्वाइवल टाइम है सभी एटम्स का। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, इतना। तो एवरेज लाइफ टाइम जो है या मीन लाइफ टाइम जो है वो कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, और हमें निकालना है कि एवरेज लाइफ टाइम कितना है लोगों का। तो हर एक आदमी का जो है लाइफ टाइम जो है सो कैलकुलेट करते हैं और उस 140 करोड़ से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जस्ट सम निकाला है। ये देखिए ये जो है एवरेज लाइफ टाइम है t इतने लोगों का। इतने सारे लोगों को हमने यहाँ से ऐड किया, मतलब इन सारे लोगों को ऐड किया। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किया है इसका मतलब है ये जो लोग हैं इतने सारे, जो सैंपल ले लिया हमने कुछ, वो जो सैंपल है उसका, उस सैंपल के लोगों का लाइफ टाइम है t। अब ये सारे सैंपल को हम बढ़ा करते 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 पूरा 140 करोड़ ले गए, 0 टू इन्फिनिटी 140 करोड़ ले गए। तो उस तरह से ये जो है सब सम निकाल लिए, जो 140 करोड़ लोग हैं वो टोटल का जो सम है लाइफ टाइम का वो कितना है वो निकाल लिए। अब यदि एवरेज निकालना है तो इस सम में हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा उस टोटल नंबर ऑफ पीपल से, जो कि 140 करोड़ है, सम ऑफ सर्वाइवल टाइम। तो इस तरह से हमें एवरेज लाइफ टाइम निकल गया। और यहाँ पर जो है n0 बाय लैम्डा है और n0 से डिवाइड कर दिया तो 1 बाय लैम्डा आ गया। यही है एवरेज लाइफ टाइम। आपके कैलकुलेशन नहीं पूछेगा लेकिन मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।